हाँ, कल जो क्वेश्चन दिया था, हाँ इजी था। अब उसी में एक और चीज है, ICAI कैसे करता है बस है। आप क्या निकाल रहे थे लास्ट में, क्या निकाल रहे थे? हाँ, एक तो वो वाला क्वेश्चन, अच्छा वो वाला बना लिया था क्या? ठीक है, मुझे मुझे बताना। अच्छा दूसरा, आ, हम जो कर रहे थे 3 स्टेप्स में काम हो रहा था। पहले हम P1 निकालते थे, डिविडेंड मिले ना मिले, P1 निकाल लिया। और उसके बाद P1 के बाद नंबर ऑफ शेयर्स टू बी इश्यूड निकाल रहे थे, याद है आपको? और तीसरे नंबर पे क्या निकाल रहे थे? 3 स्टेप में हो रहा था ना यार। P1 शेयर्स को ऐड करते थे और फिर इनटू कर देते थे पूरा नंबर ऑफ शेयर्स और मल्टीप्लाई किससे करते थे? P1 से। तो जो वैल्यू ऑफ फर्म आती थी वो कब की आती थी? अभी की 1 साल बाद की? P1 से मल्टीप्लाई हो रहा था 1 साल बाद। और जितने भी क्वेश्चन देख किया होगा, नंबर ऑफ शेयर्स को छोड़ दीजिए, अगर मैंने कहा, मैं ना कुछ बारीकियां समझा रहा हूं क्योंकि गलती हो सकती है। अगर मैं कहूं जैसे ये वाला क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन है जैसे हमने किया, पहला पॉइंट हो गया मार्क P1, दूसरा है नंबर ऑफ शेयर्स, और तीसरा क्या मांगा है? दोनों। आपको क्या निकालना है? मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर्स। शेयर्स मतलब एक से ज्यादा, और मार्केट वैल्यू कब का निकालना है? एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग। इसलिए हम जो भी था, हम 1 साल बाद का वैल्यू निकाल। नोट लिखोगे। इन MM मॉडल, वैल्यू ऑफ फर्म टुडे इज कैलकुलेटेड एज अंडर वैल्यू ऑफ फर्म टुडे को बोला जाता है NP0 इज इक्वल। एन का मतलब नंबर ऑफ शेयर्स, P0 का मतलब मार्केट प्राइस कब का? आज का। इसको भी निकालने का तरीका है, अब ध्यान से समझना। मैं 1 साल बाद के वैल्यू की बात नहीं कर रहा हूँ। वैल्यू ऑफ फर्म मतलब वैल्यू ऑफ कंपनी, वैल्यू ऑफ शेयर होल्डर्स, ठीक है ना? आप समझ गए हो मेरे। NP0 इज इक्वल टू एन का मतलब नंबर ऑफ शेयर्स प्लस चेंज इन एन, मतलब वो जो नंबर ऑफ शेयर्स टू बी इश्यूड है ना, वो इंटू P1। ये तो वही हो गया कब का? 1 साल बाद का। अब जो भी पैसा आया उसमें से हम पैसा कहाँ लगा देते हैं? इन्वेस्टमेंट में। पर हमारे पास क्या पहले से कुछ पैसा रहता है? यस। प्लस क्या कर लें? ई। अगर रिटर्न अर्निंग की बात नहीं कर रहा हूं मैं, अर्निंग ही लिख रहा हूं, है ना? सर समझाओ समझाओ। यहाँ रिटर्न अर्निंग ने लिखा, अर्निंग लिखा। मैंने जब स्टार्ट करवाया था आपको तो मैंने ऐसा कर दिया था, याद करो, एक प्लस ई किया था और माइनस डी किया था। पता है, अलग से किया था शायद हम लोगों ने, फिर मैंने उसको नेट करके कर दिया था। अगर आप जब मैंने शुरू में लिखवाया है ना उसको देखोगे ना ध्यान से, तो देखो यहाँ क्या लिखा? इन्वेस्टमेंट। इसमें से माइनस किया था कि मेरे पास अर्निंग अवेलेबल है, और फिर मैंने प्लस कर दिया था डिविडेंड। याद है ऐसा कुछ किया था? और फिर हमने कहा यार एक काम करो, इसी को नेट कर लेते ना यार, ई माइनस डी वैसे ही कर लो। जितना इनकम है उसमें से डिविडेंड दे दिया तो रिटर्न अर्निंग ही तो बचा। अगर आप देखोगे मैंने पहला जो करवा रखा ना, लिखवा रखा है, वो शायद मैंने ऐसे ही लिखवा दिया था, हाँ एग्जाम्पल से पहले। मैं बस कुछ नहीं कह रहा हूं, ज्यादा दिमाग चलाना नहीं है। अगर आप डिविडेंड दे दोगे तो नंबर ऑफ शेयर्स क्या आएगा? कम की ज्यादा?
पैसा ज्यादा लगेगा कि कम, है ना? अगर आप डिविडेंड दे दोगे तो पैसा, खैर हमें बहुत ज्यादा, क्योंकि ये बहुत कम आता है। अभी यहां तक ये कब क्या वैल्यू है, ये 1 साल बाद, उसमें से इन्वेस्टमेंट माइनस करेंगे, और जो इनकम है, जो रिटर्न अर्निंग है, जो प्रॉफिट है, अर्निंग है, जो इनकम है, उसको क्या कर देंगे प्लस। पर ये सब का सब जो भी हो रहा है वो कब हो रहा है, आज हो रहा है कि 1 साल बाद? 1 साल बाद। तो अब मैं क्या करने वाला हूं, डिवाइडेड बाय 1 प्लस के। कौन सा? हाँ हाँ, लगभग लगभग वही लिख रहा हूं मैं, बस डिवाइड किससे कर दिया मैंने, 1 प्लस के ही। मतलब मालूम है क्या कर रहा हूं, जो काम हुआ, जो भी पैसा आया गया, उन सब का क्या निकाल रहा हूं मैं, डिस्काउंटिंग कर रहा हूं। ठीक, ये बहुत बेकार फॉर्मूला, गंदा फॉर्मूला। सही बात है कि प्रूव कैसे हो रहा, प्रूव तो हो रहा आपका, एट द एंड ऑफ निकाला और उससे दोनों का इक्वल आ गया। पर कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है कि वैल्यू ऑफ कंपनी बताइए और आज की वैल्यू बताइए, तो इसलिए मुझे P0 निकालना पड़ा। एक आध क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे ना तो बात समझ में मुझे, बिना फिगर के ले रहा हूं ना। ठीक है, अब जैसे ये वाला क्वेश्चन नंबर 32, क्वेश्चन नंबर 32, पेज नंबर 579। मिला? पढ़ते हैं, देखते कहां तक कर पाएंगे। लिखा है AB इंजीनियरिंग लिमिटेड बिलोंग्स टू अ रिस्क क्लास फॉर विच द कैपिटलाइजेशन रेट, कैपिटलाइजेशन रेट मतलब कई, करेंटली अभी शेयर्स कितने हैं, 10,000, और अभी कितने का बिक रहा है, 100 रुपए को क्या बोलेंगे, P0, अभी बिक रहा है ना यार। फर्म जो है वो डिविडेंड देना चाहती है कितना, 5 रुपए, और आपके पास नेट इनकम कितना है, 1 लाख, और न्यू इन्वेस्टमेंट कितने का है, 2 लाख। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ फर्म व्हेन डिविडेंड आर नॉट पेड और डिविडेंड आर पेड। काम कैसे करना है, स्टेप नंबर 1 क्या निकालोगे, P1। स्टेप नंबर 2 क्या निकालोगे, नंबर ऑफ शेयर्स। स्टेप नंबर 3 मैं बता रहा हूं, पहले वो तो काम करें। चलो, पहला स्टेप P1, तो P1 इज इक्वल टू P0 1 प्लस के माइनस P1। तो सबसे पहले क्या शब्द लिखा है, डिविडेंड पेड की नॉट पेड, डिविडेंड नॉट पेड। तो P1 इज इक्वल टू P0 कितना, P0 100, 1.10। डिविडेंड कितना है, डिविडेंड है कि नहीं है, नॉट पेड है ना, तो 0 लिख लेते हैं। तो कितना आ जाएगा, 110। डिविडेंड पेड 5 रुपए। तो P1 इज इक्वल टू ₹100, 1.10 माइनस क्या जाएगा, 5। आंसर कितना आ गया, तो 5। नंबर ऑफ शेयर्स, डिविडेंड पेड, डिविडेंड ऐसा कर लेते हैं ना, डिविडेंड नॉट पेड, डिविडेंड पेड कॉलम में, तो ठीक है। पॉइंट नंबर 2, नंबर ऑफ
शेयर्स टू बी इश्यूड। तो पहले क्या करेंगे, डिविडेंड, पहले नोट पैड ऐसे है, डिविडेंड नोट पैड, यहाँ किया जाएगा डिविडेंड पैड, ओके। सबसे पहले आ जाएगा इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट कितने का, 2 लाख। ठीक है, इसमें से रिटर्न अर्निंग सीधा करते हैं, क्यों हम और कंफ्यूज हो गए। तो रिटर्न अर्निंग अगर डिविडेंड पेड ही नहीं कर रहे हैं तो जितना भी इनकम है वो सब के सब क्या जाएगा, 1 लाख पूरा बचा लिया। दूसरा क्वेश्चन बताओ। 10,000 इंटू 5, 50,000, मतलब 50,000 बचाया, 50,000 डिविडेंड, 50,000। तो यहाँ कितना आ गया भाई, 1 लाख। और यहाँ कितने रुपए के शेयर इश्यू करोगे, 1,50,000 डिवाइडेड बाई क्या कर दोगे, P1 110 और 105। तो नंबर ऑफ शेयर्स कितना, 909.09 1428.57। यहाँ तक तो जैसे चल रहे थे वैसे चलेंगे। यहाँ तक ऐसा कहीं भी नहीं लगा होगा कि यार कुछ नया कर रहा है, कुछ तो नया किया ही नहीं अभी तक। अब निकाल रहा है पॉइंट नंबर 3, वैल्यू ऑफ फर्म। वैल्यू ऑफ फर्म, ठीक। और ये वैल्यू अभी का निकालना, वैल्यू ऑफ फर्म बोलेगा तो अभी का वैल्यू निकालना भाई। फॉर्मूला NP0 इज इक्वल टू n प्लस चेंज इन n मल्टीप्लाई किससे करेंगे, P1 से। इसमें से पैसा कहाँ जा रहा है, और कुछ पैसा तो हमारे पास है ही, ये पैसा था, ये पैसा चला गया। और डिवाइड किससे करेंगे, 1 प्लस के। सबसे पहले बात क्या कर लें, डिविडेंड नॉट पेड, P0 सॉरी NP0 इज इक्वल, n मतलब नंबर ऑफ शेयर्स, पहले कितने थे, 10,000। उसके बाद आपको कितना फंड लगा, और वैसे तो 909 सीधा भी लिख सकता हूँ, पर ICAI टाइम पास कर रहा तो चलो मैं भी टाइम पास करूंगा। तो यहाँ जाएगा 1 लाख डिवाइडेड बाय 110, ठीक। ऐसा ना आपकी असल बात ना ICAI अगर देखो, मैं तो बिल्कुल सिंपल वे में आंसर निकाल सकता हूँ, पर थोड़ा तो हमको मेथड फॉलो करना है। इस क्वेश्चन में देखो फॉर्मूला लिखा है कि उन्होंने, ठीक है, ये है ना, यही करवा रहा हूँ कि यार जब पेपर चेक करे ना सामने वाला तो उसको लगे यार ठीक वैसे ही है, बिल्कुल जहां तक हो सकता हम उसको फॉलो कर रहे हैं। 10,000 मैंने यहाँ नंबर ऑफ शेयर्स ना लिख के, ये एक ही बात है, आप भी जानते हो, ठीक है सर। इसमें से कुछ पैसा जो आया था कहीं लगा दिया, इन्वेस्टमेंट कितने का है, 2 लाख। और हमारे पास कुछ पैसा भी था इनकम का, 1 लाख। और डिवाइड किससे करना, अच्छा इसको P1 से मल्टीप्लाई करना है ना यार, ओके मेरे पास जगह नहीं था, ये पैसा आया था
और ये भी था हमारे पास और हमने 2 लाख यहाँ लगा दिया, और यहाँ कितना जाएगा 1.10, 10% है ना। ले सकते हो, ले सकते हो आराम से, क्योंकि निकाला तो है, लेकिन 2 बातें। जब आईसीआई का फॉर्मूला देखोगे तो उन्होंने ऐसे ही ले रखा है। दूसरा क्योंकि जब आप नंबर ऑफ शेयर्स लोगे तो आप राउंडेड ऑफ करोगे, जबकि यहाँ तो कुछ है ही नहीं है, यहाँ तो कैलकुलेटर उठाना, आंसर निकालना। इसको हम स्टेप डाउन नहीं करने वाले, सीधा आंसर चाहिए मुझे। और आंसर कितना आना चाहिए सुन लो, पहले से नंबर ऑफ शेयर्स कितना है 10,000, और एक शेयर कितने का है 100, 10,000 इंटू 100 करो, 10 लाख आंसर आना चाहिए। इट मीन्स वो क्या कहना चाहता है, आज फर्म का वैल्यू जो है, 1 साल बाद आप डिविडेंड दोगे तो भी 10 लाख रहेगा, डिविडेंड नहीं दोगे तो भी 10 लाख रहेगा। इसका आंसर तो निकालो एक बार, फिर देखते हैं। आ गए ना, कितना है 10 लाख आएगा ना भाई, क्योंकि आप अगर 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 थोड़ा सा टाइम लेके गहराई से सोचो ना, तो आपको पता लगेगा कि 110 से मल्टीप्लाई और 110 से डिवाइड, आपको पता लगेगा यार ये तो जबरदस्त टाइम पास हो गया। उतने से बढ़ा रहे हो, उतने से डिस्काउंटिंग कर रहे हो, अल्टीमेटली आपका जहां थे वहीं आ जाओगे, अगर मैथ्स में घुस रहे हो तो। अगर मैथ्स में नहीं जा रहे हो, सीधा फाइनेंस की बात कर रहे हो, तो एमएम ये बोलता है कि जो अर्निंग है आप उसको जो इन्वेस्ट कर रहे हो ना वैल्यू में, एमएम क्या बोलता था, इरेलीवेंट बोला था ना, कि डिविडेंड देने नहीं देने से कोई फर्क नहीं। हाँ देखो, ये पैसा आया, ये हमारे पास था, वैसे तो इसको पहले प्लस करना चाहिए था यार, तो ठीक है, तो ये पैसा आया शेयर इश्यू करने से, और कुछ पैसा था, और उन सबको हमने किस में इन्वेस्ट कर दिया, इन्वेस्टमेंट में, बस। और जो पैसा बचा उन सबका प्रेजेंट वैल्यू ले लिया मैंने। अच्छा, अब दूसरा करके देखते हैं। दूसरा क्या करेंगे, डिविडेंड पैट, डिविडेंड पैट, NP0 इज इक्वल टू नंबर ऑफ शेयर्स कितने 10,000, और पैसे कितने लगे थे अगर डिविडेंड पैट कर दिया था तो 1,50,000, और शेयर कितने के इश्यू हो रहा है 105, तो ये नंबर ऑफ शेयर्स हो गया, और यहाँ मल्टीप्लाई किससे कर रहा है 105 माइनस 2 लाख प्लस 1 लाख डिवाइडेड बाय 1.10। अब एक बात है, जो कॉन्सेप्ट है वो मैंने डिस्कस किया, एमएम क्या बोलता था कि आप डिविडेंड दीजिए मत दीजिए, वेल्थ में कोई चेंज होगा क्या, नहीं। दूसरा, अभी और कोई क्लास चल रही है कि आपकी शामों को? दूसरा, आंसर कितना आ रहा है इसका 10 लाख। दूसरा, मैथमेटिकली जिनका मैथ्स अच्छा है, मैथ्स अच्छा है, चैलेंज वाली बात है, जैसे वो किया ना क्वेश्चन, क्या ऐसा जादू हो रहा है कि अभी वैल्यू कितना है 10 लाख, ये प्लस माइनस भी कर रहे हैं तो भी आंसर कितना आ रहा है 10 लाख। मैथ्स से है, आप भी जान रहे हो, कुछ ना कुछ तो हो रहा है कि आंसर 10 लाख ही आ रहा है यार, वो ढूंढ के लाना है। ऐसा क्या हो रहा है इसमें कि आंसर 10, देखो लॉजिक और एमएम जो बोलता है उसने तो प्रूव कर दिया, लेकिन आप भी जानते हो तो कुछ ना कुछ हो रहा है कि किसी से मल्टीप्लाई होकर वापस डिवाइड हो रहा है। हाँ
कुछ है वो आप जानते हो, वो बस मुझे समझाना कल, आज नहीं कल मुझे समझाना कि कैसे हुआ। हालांकि सर हमको नहीं घुसना है मैथ्स में तो भी चलेगा, पर मजा इसी में ना यार, एक बार सोचेंगे खुद से सोचोगे तो ज्यादा मजा आएगा। ठीक है, अब सवाल ये है कि सर कब हमको, बेटे देखो सुनो सुनो, अब एग्जाम की बात, एग्जाम की बात ये है सर कि जैसे यार जो भी क्वेश्चन है P1 तो हमको निकालना है, ठीक है, नंबर ऑफ शेयर्स भी हमको निकालना है। अब सर बात ये है कि कब हमको एक साल बाद का निकालना है और कब आज का वैल्यू निकालना है। सवाल ये है ना, जितने भी क्वेश्चन कल किए हैं उसमें चेक करोगे तो लिखा है वैल्यू ऑफ कंपनी या वेल्थ ऑफ शेयर होल्डर एट द एंड ऑफ ईयर, जितने भी क्वेश्चन करे। और अगर लिखा एट द एंड ऑफ ईयर नहीं लिखा है तो फिर हमको ऐसे ही करना पड़ेगा, हमें प्रेजेंट वैल्यू निकालना। ठीक है, ये जो वैल्यू ऑफ फर्म आया ये कब की आया? टुडे, एट प्रेजेंट। अगर लिख देता हूं वैल्यू ऑफ फर्म एट द एंड ऑफ ईयर नहीं लिखा है, आपको तो बहुत अच्छा लगता होगा ना, कभी कभी तो मजे के दिन होते हैं, नहीं लिखा है तो हमें प्रेजेंट वैल्यू निकालना है। मेरी हिंदी तो जबरदस्त है, ऐसा नहीं। मैं तो कभी कभी दशमलव बोल देता हूँ ना, तो साउथ वाले बच्चे बोलते हैं सर सर सुनो सुनो सुनो, आप इतना बेकार हिंदी बोलते हैं, इतना हम सह लेते हैं। 52 बोलते सर 52 बोल दो सर, वो हमको तो समझ में नहीं आता, साउथ के बच्चों को बहुत दिक्कत है। तो एटलीस्ट ये वाला फिगर ना 10,000 बोल दोगे सर तो, अब यार 10,000 बोलने में जो फीलिंग आती है ना वो 10,000 में कहाँ आती है। हाँ, ये जो अलग मजा है यार। अब ये साउथ वालों को बच्चों को कैसे समझो कि वो जो फीलिंग है ना उसमें अलग मजा है। ठीक है, पर वाकई उन्होंने नहीं, वो जैसे तैसे हिंदी मैनेज कर रहे हैं, वो बोल नहीं पा रहे हैं पर उनको समझ में आ जाता है हिंदी। पर प्रॉब्लम बस उनको एक ही जगह, जितने कमेंट्स है ना यूट्यूब में देखो उसमें एक ही जगह है सर, कि जो आप बच्चे बच्चे अगर सामने बैठे ना तो मैं बोल देता हूँ, वो भी बोलते 105, मैं भी बोल देता हूँ 105, वो चीज उनको समझ नहीं आती, बस उसमें इम्प्रूव करना। मेरे ख्याल से 33 का लिया था मैं। अब मुझे बताना कौन सा वाला करना है। कंप्यूट द मार्केट प्राइस ऑफ शेयर्स एट द एंड, और इसमें तो नंबर ऑफ शेयर्स ही निकालना था, इसमें तो ज्यादा कुछ करना नहीं था। हाँ, अब बताना क्वेश्चन नंबर 34 कैसे करोगे। सब कुछ वही है, सारा वही है। ये क्या बोल रहा है, यहां से यहां तक, हाँ वैल्यू ऑफ फर्म जो है वो इफेक्ट नहीं होगा, कहीं भी एट द एंड ऑफ ईयर लिखा है क्या, तो हम कौन सा निकालेंगे, अभी वाला होमवर्क। 34 होमवर्क है, 35 किया है क्या, 36 हो गए, 37, हाँ 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 एमटीबी का क्वेश्चन था, याद आया। 38, बस इतना पढ़ के बताओ, हम एट द एंड ईयर में जाना है कि अभी करेंगे। डिटरमाइन वैल्यू ऑफ कंपनी व्हेन, बस इतना, वैल्यू ऑफ कंपनी बोला अभी वाला, एट द एंड ऑफ ईयर साफ साफ लिखा होना चाहिए। हाँ एमएम तो दोनों ही चीज बोलता है, बस क्वेश्चन बोलता है कि एट द एंड ईयर का बता, वहां भी हम इक्वल ही कर देते हैं, यहाँ का यहाँ कभी। होमवर्क है ये भी 39,
होमवर्क था क्यों? होमवर्क था क्या? और होमवर्क क्यों रहा होगा? क्योंकि क्या लिखा रहा होगा एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग? ये वाला क्वेश्चन होमवर्क। अच्छा रिपीट हो गया था। 42 में एक बार फिर से इसको बनाने में, क्योंकि आपसे बन गया है तो मैं अभी थोड़ा सा रुक जाता हूँ इस क्वेश्चन के लिए। एक बार फिर से ट्रायल मारना, पर मेरे ख्याल से बन जाना चाहिए, नहीं तो लास्ट में इसको समझ ही लेंगे। 43 43 से बिल्कुल अलग अलग क्वेश्चन है। 43 रेसिडुअल में डाला है क्या? हाँ, हर क्वेश्चन अलग। ठीक है, और ऐसा है कि यार चलो ठीक है, हालांकि ये सर क्या आईसीएआई का क्वेश्चन है? यस, पर थोड़ा सोचते तो है कि यार क्या कर सकते थे। मान लो एग्जाम में ये क्वेश्चन आ गया, हमने तो देखा नहीं आज तक ऐसा क्वेश्चन। क्या वॉल्टर है कि गॉर्डन है कि एमएमएम, मैं खुद नहीं जानता। एक बार पढ़ते। 43 से स्टार्ट कर रहा है, हर क्वेश्चन नया है, हर क्वेश्चन एलडीआर है, हर क्वेश्चन एलडीआर है। यहां से पढ़े। मिस्टर एच इज करेंटली होल्डिंग 1 लाख शेयर्स ऑफ एचएम। ठीक है, यहां पढ़ना पड़ेगा आपको। और करेंटली द शेयर ऑफ एचएम लिमिटेड इज ट्रेडिंग एट बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। कितने रुपए के हिसाब से ट्रेड हो रहा है? 50। 50 रुपए क्या चीज है? चीज। मिस्टर ए हैव अ पॉलिसी to reinvest the amount of any dividend received into the shares back again of HM Limited. ये भगवान क्या बोला है? मिस्टर ए को जो भी डिविडेंड का पैसा मिलेगा वो रीइन्वेस्ट करेगा। ठीक है, और कितने रुपए डिविडेंड का सोच रहा है? 10 रुपए। और मिस्टर ए के पास, एच के पास शेयर कितने हैं? 1 लाख। 1 लाख शेयर है, 10 रुपए। 1 लाख इंटू 10 कितना होता है? 10 लाख रुपया मिलेगा उसको। तो बताइए कितने नंबर ऑफ शेयर्स मिस्टर ए खरीद सकता है आफ्टर री इन्वेस्ट डिविडेंड इन शेयर ऑफ एच लिमिटेड। अभी शेयर की कीमत कितनी चल रही है? 50। डिविडेंड कितना मिलेगा? 10। ये हैज डिक्लेयर्ड का मतलब समझ रहे क्या होता है यार? अच्छा, इसका मतलब सर ये 50 रुपए का शेयर है और अभी डिक्लेयर किया है ना, और जिसके पास ये शेयर रहेगा उसको 10 रुपए मिल जाएगा, है ना? ठीक है, अगर मैं आपको बेचूं तो रिकॉर्ड नहीं हुआ, रिकॉर्ड नहीं हुआ। डिक्लेयर्ड होने और रिकॉर्ड होने में अंतर है, ये मेरे ख्याल से आपको। डिक्लेयर्ड होना और रिकॉर्ड होना, रिकॉर्ड डेट होता ना किसके पास शेयर, अभी डिक्लेयर्ड हुआ है। तो मेरा क्वेश्चन है कि अगर मैं ये शेयर इनको बेचूं तो डिविडेंड किनको मिलेगा? मैंने कहा कि आपके आप एज पर एक्ट चल रहे हो टोटल तो अलग बात है, एक होता है अनाउंसमेंट और एक होता है रजिस्ट्रेशन, रजिस्टर में लिख दिया आपका नाम। ठीक है, एक प्रपोज भी सुना होगा ना? अनाउंस होने के बाद मिला। हाँ ये बड़ा एक्विजिशन। हाँ, बस मैं यही बस आपसे कह रहा हूँ कि अगर 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 प्रपोज का मतलब क्या होता है? डिविडेंड है ना, गलत मत समझना। डिविडेंड प्रपोज का मतलब मीन्स पक्का मिलेगा क्या? मीटिंग होगी, है ना? उसके बाद डिविडेंड क्या हो जाता है? एक बार प्रपोज के बाद एक्सेप्टेंस मिल जाता है, एक्सेप्टेंस के बाद फिर ये डिक्लेयर होता है, फिर नाम रिकॉर्ड होता है, बड़ा लंबा प्रोसेस है। पर मैं कह रहा हूं कि अगर सिर्फ अभी अनाउंसमेंट हुआ, मान लो अनाउंसमेंट हुआ है, अगर अनाउंसमेंट हुआ है और ये शेयर मैं किसी को दे रहा हूं, तो भाई जिसके नाम, उसके नाम अभी रजिस्ट्री में एंट्री नहीं हुई है डिविडेंड की, तो फिर तो यार उसको नहीं मिलेगा डिविडेंड। ठीक, ओके। अनाउंसमेंट हुआ, ये शेयर का प्राइस 50 रुपए है, क्यों हुआ होगा? उसमें बहुत सारे फैक्टर्स है और डिविडेंड भी तो एक फैक्टर है। और डिविडेंड मिलने के बाद क्या शेयर के प्राइस में कोई फर्क पड़ता होगा?
मुझे डिविडेंड मिल गया, मगर लो 50 का, क्या 50 का मिलेगा कोई? क्या एक सुना है ना कम डिविडेंड एक्स डिविडेंड, कभी सुना है कि नहीं? खैर आप खुद ही दिमाग चलाओ, मैं इतना क्यों आपको सोचने पे मजबूर कर दूं। 1 लाख शेयर्स कितने का एक है? 50 का, ठीक। अभी 50 रुपए प्राइस है। मिस्टर ए क्या की पॉलिसी है कि उसको क्या कर देगा वो, रीइन्वेस्ट, जितना भी पैसा, जितना भी डिविडेंड मिलेगा, किसमें, शेयर्स में। और एचएम लिमिटेड ने डिक्लेयर किया है डिविडेंड कितना रुपए, 10 रुपए। बताइए कि नंबर ऑफ शेयर्स मिस्टर ए वुड होल्ड आफ्टर री इन्वेस्ट डिविडेंड इन शेयर ऑफ एचएम लिमिटेड। मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई। पहले 1 लाख शेयर्स थे, डिविडेंड कितना मिला, पैसा पैसा पैसा, 1 लाख इंटू 10 तो कितना आ गया, 10 लाख। 10 लाख रुपया को फिर से वो शेयर्स खरीदेगा, कितने के हिसाब से, डिविडेंड मिल गया है ना, अब डिविडेंड मिल गया उसको, अब शेयर्स कितने के हिसाब से खरीदेगा, 50 के हिसाब से। 10 लाख इंटू 50 है, 10 लाख डिवाइडेड बाय 50 करो, कितना आ रहा, 20,000। ओके, और आपका आंसर कितना आ रहा है, 1 लाख। 1 लाख पहले से है, 20,000 और आंसर कितना आ रहा है, 1 लाख। ICAI का आंसर। बात ये है कि बस मेरा बस ये क्वेश्चन है कि अभी शेयर का प्राइस कितना चल, अभी कितने में ट्रेड हो रहा है, 50। मिस्टर ए की ये पॉलिसी है कि रीइन्वेस्ट द अमाउंट ऑफ एनी डिविडेंड रिसीव्ड इनटू द शेयर्स बैक ऑफ एचएम लिमिटेड, ठीक है। एचएम लिमिटेड हैज डिक्लेयर्ड अ डिविडेंड 10 रुपए पर शेयर। प्लीज डिटरमाइन द नंबर ऑफ शेयर्स दैट मिस्टर ए वुड होल्ड आफ्टर ही रीइन्वेस्ट डिविडेंड इन शेयर ऑफ एचएम लिमिटेड। सिर्फ ICAI ने क्या मान के किया है, इस प्राइस को एक्स डिविडेंड की कम डिविडेंड नहीं, इस प्राइस को 50 रुपए कौन सा प्राइस है, ये वाला 50 रुपए, क्या इसमें डिविडेंड जुड़ा हुआ है, यस। और एक बार डिविडेंड मेरे जेब में आया तो शेयर का प्राइस क्या हुआ, ऑटोमेटिक कम हो गया। अब इस पे कुछ है क्या, एक सुना है ना, एक्स डिविडेंड और कम डिविडेंड में अंतर क्या पता है ना आपको, मेरे ख्याल से ये अकाउंटिंग है आपका टोटली। तो बस उतना है कि यार जब री इन्वेस्ट, एक बार डिविडेंड पैसा आ गया तो जब मार्केट में जाएगा ना यार, आप खुद सोचो क्यों नहीं फर्क पड़ेगा, फर्क तो पड़ना चाहिए। सब लोगों के पास शेयर्स थे, कितने का शेयर था उस समय, 50 का, सबको डिविडेंड मिलने वाला था, और मिस्टर ए भी देख रहा था, और मुझे डिविडेंड मिला, मैं हूं मिस्टर ए, मुझे डिविडेंड मिला तो सबको डिविडेंड मिला। अब सबको डिविडेंड मिला तो यार उनके शेयर की प्राइस अब 50 रुपए नहीं रह जाएगी, खुद सोचो ना यार, 10 रुपए तो जेब में आ गया तो कितना रह जाएगा आपका शेयर, 40। अब मैं आपके शेयर खरीदूंगा तो मुझे तो 40 के हिसाब से मिलेगा, ठीक है। ये एक मैंने कहा ना, हर क्वेश्चन अलग मिलेगा अब आपको, कुछ नहीं है, ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, इसमें कुछ करने वाली बात है ही नहीं है। बस ये मान लो कि 50 रुपए कौन सा प्राइस है, कम डिविडेंड। मैं एजम्पशन भी लिख देता हूं, इट इज पोस्ट एक्विजिशन, प्री एक्विजिशन, ये कहाँ है, अमल कंसोलिडेशन में है ना आपका, इज एज्यूम्ड प्राइस पर शेयर, कम डिविडेंड, आफ्टर डिविडेंड प्राइस कितना हो गया, 50 माइनस 10 कितना हो गया, 40, ठीक है। डिविडेंड कितना मिला जरा बताओगे, कितने शेयर्स पर, 1 लाख शेयर्स इंटू 10, बोलो कितना मिला, 10 लाख रुपया। तो नंबर ऑफ शेयर्स निकाल लेंगे, कितना परचेस कर रहा है, 10 लाख रुपया इन्वेस्ट कर दिया, और एक शेयर कितने का, 40। बताओ नंबर ऑफ शेयर्स कितना मिला, 25,000। टोटल नंबर ऑफ शेयर्स
1 लाख पहले से था, 25,000 ये आ गया, तो टोटल कितना आ गया 1 लाख। सर आने के क्या चांसेस है ऐसे क्वेश्चन? 0.01% पर ICAI के स्टडी मैट में डला हुआ। जनरली वॉल्टर गॉर्डन वही आता है, पर ये वाले क्वेश्चन हमको करना पड़ेगा क्योंकि एक बार में 1 लाख पहले से था, 25,000 और आ गए। अब अगर आप आंसर नहीं देखोगे, एक क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन नया, और नए क्वेश्चन में मैं चाहूंगा कि पढ़ो और मुझे बताओ कि क्या करना है। याद रखना कि वो क्वेश्चन ना वॉल्टर से रिलेटेड होगा, ना गॉर्डन से, ना से, खुद ही सोचना पड़ेगा क्या करना है। शर्त यह है कि आंसर नहीं देखो, नहीं तो फिर तो हिंट मिल जाएगा ना यार, कैसे कर? मेरे ख्याल से ये तो बात बनेगी, आप मेरी मदद करो। अच्छा करो क्या? हो गया? चलो भाई, सोचो समझो और मुझे बताओ। कोई डीजी लिमिटेड है, उसके पास नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं? 1 लाख। अर्निंग पर शेयर है 25, प्राइस अर्निंग रेशियो 20। अच्छा, अर्निंग पर शेयर, प्राइस अर्निंग रेशियो, ईपीएस को अगर प्राइस अर्निंग रेशियो से मल्टीप्लाई करते हैं, कुछ ना, प्राइस अर्निंग रेशियो का मतलब क्या है वैसे? प्राइस अर्निंग रेशियो का मीनिंग, प्राइस अर्निंग, प्राइस अर्निंग, हाँ हाँ, फॉर्मूला ये है। ये कहना क्या चाहता है कि जितना अर्निंग है उससे 20 गुना ज्यादा मार्केट प्राइस है, और अर्निंग तो दिया है 25, तो मार्केट प्राइस तो बता सकते हो आज का, 25 इंटू 20, बस। ये तो मजा आ गया इसमें। ठीक है, बुक वैल्यू पर शेयर कितना दिया? 400। तो ये बुक वैल्यू पर शेयर है क्या चीज? हाँ चलो, पता नहीं, हम देखते तो आगे बढ़ते। देखो हम अपना, मुझे भी नहीं मालूम, आपको भी नहीं मालूम, हम सोच रहे कि कैसे कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, मांग क्या रहा है पहले वो देखना पड़ेगा। कंपनी डिसाइडेड टू रिपर्चेस, डिसाइड्स टू रिपर्चेस, कितना शेयर्स खरीदने का सोच रहा है? 25,000। रिपर्चेस करने से कंपनी के नंबर ऑफ शेयर्स कम होगी कि बढ़ जाएगी? बाईबैक, बाईबैक मतलब रिपर्चेस मतलब मैंने टोटल मिलाकर 1 लाख शेयर इश्यू किया है, इसमें से कंपनी अपने शेयर खुद ही खरीदना चाहती है, सही है? 25,000 कितने के हिसाब से खरीदेंगी? मार्केट प्राइस के हिसाब से ही खरीदेगी। कंपनी का पैसा गया। व्हाट इज द रिजल्टिंग बुक वैल्यू पर शेयर आफ्टर रीपर्चेसिंग? हालांकि ये बात मैंने पहले किया था, पर शायद आपने ध्यान नहीं दिया होगा, तो अब दे दो अच्छे से प्लीज। मान लो इक्विटी शेयर कैपिटल, सुनना ध्यान से। सर 1 लाख है शेयर्स और फेस वैल्यू है 10 रुपए। इस एग्जाम्पल से, इस क्वेश्चन से कोई लेना देना नहीं, तो टोटल कितना है? 10 लाख। और आपका रिजर्व एंड सरप्लस भी होता है, होता तो है, और रिजर्व एंड सरप्लस मान लेते हैं 5 लाख। तो टोटल मिलाकर आपका कितना है? 10 और 5 15 लाख। इसको क्या बोला जाता है? इक्विटी। मैं कहूंगा फेस वैल्यू पर शेयर कितना दिख रहा है? 10। मैं कहूंगा बुक वैल्यू पर शेयर, तो 15 लाख डिवाइडेड बाय 1 लाख। ये मैंने पहले भी बात कर चुका था। इट मीन्स मैंने आपको बोला था कि बुक वैल्यू पर शेयर अलग चीज होती है। बुक वैल्यू पर शेयर कैसे निकाला जाता है? तो मैंने कहा था कि इक्विटी शेयर कैपिटल ले लेना पूरा, प्लस क्या कर देना? रिजर्व एंड सरप्लस, और डिवाइड किससे कर देना? नंबर ऑफ शेयर से। उस हिसाब से बुक वैल्यू पर शेयर कितना जाएगा? 15। ओके, यहाँ पढ़ो ना पढ़ो, ये बुक वैल्यू मैंने कहाँ पढ़ाया था मालूम है आपको? आपकी कॉपी में लिखा होगा। और कब बताया था? ये बताया था जब मैं WACC करवा रहा था।
उसमें बताया था देखो मार्केट वैल्यू वेट होता है और बुक वैल्यू वेट होता है। मतलब सर तो इसका क्वेश्चन वही पूछना चाहिए, इधर क्यों पूछ रहा है भाई? क्या कर सकते हैं इंस्टीट्यूट, चीटिंग है ये तो। अकाउंट कैसा है आपका? वाओ, वक्त ऐसा आया है कि अब अकाउंटिंग का तो मुझको पूछना ही पड़ेगा। तो सर क्या पूछना चाहते हो? बाई बैक। नहीं मैं तो पहले लॉ की बात करूंगा, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बाद में। सर आप टाइम पास मत करो, सिलेबस खत्म करना। कंपनी अपने शेयर्स बाई बैक क्यों करती है? एक हो जाती ये किस एंगल से बोल रहे हैं मुझे नहीं मालूम, पर सिंपल सी बात है, जो मुख्य उद्देश्य है, बहुत सारी चीजें उसमें से एक उद्देश्य है, अगर फाइनेंस की बात करूं तो वो है इज्जत। मेरी कंपनी के शेयर, मेरे जो शेयर होल्डर्स है पब्लिक ने ना चिल्लर मचा के रखे। मतलब मैं जानता हूं यार इसकी रियल वर्थ 600 रुपए है, 200 रुपए में बेच रहे हैं लोग, कोई इज्जत नहीं है। तो मैं एक काम कर रहा हूं, जब आप लोग इज्जत नहीं कर पा रहे हो ना, मैं खुद ही कर ले। मैं कंपनी का डायरेक्टर हूं, तो मैं कंपनी के शेयर खुद ही परचेस कर रहे हैं। इसकी वजह से क्या शेयर का प्राइस बढ़ सकता है? कंपनी अपने शेयर अगर खुद ही परचेस करती है तो क्या शेयर का प्राइस बढ़ सकता है? डिमांड बढ़ेगा, इकोनॉमिक्स के हिसाब से डिमांड बढ़ेगा। ठीक है, मैं धीरे धीरे बात करूंगा। अब कंपनी अपने शेयर्स खुद खरीद रही है तो पैसे भी तो देते होगे, है ना यार? बैलेंस शीट आती है ना आपको, ऐसा कुछ बैलेंस शीट होता है। कंपनी अपने शेयर खुद परचेस करती तो कैश तो कम हो जाएगा, और क्या कम हो जाएगा? कम होगा कि बढ़ेगा? कैश तो कम हो गया, कैपिटल कम होगा, है ना यार? ऐसा मत बोलो, ऐसा मत देखो प्लीज। कैपिटल तो कम होगा ना यार, नंबर ऑफ शेयर्स जो पहले 1 लाख थे ना, अब जितने भी 25,000 तो 75,000 ही शेयर्स बचेंगे। ओके, कैश कम हो गया और कैपिटल भी कम हो गई, लेकिन और एक एंट्री पास होती है। और एक एंट्री पास होती है, एक तो ये हो गया, इट मीन सर कैपिटल कम हो गया और वो कम हो गया, पर एक एंट्री तो और एक पास होती है, बायबैक के समय और एक एंट्री पास होती है। ये अकाउंटिंग का क्वेश्चन है, मैं पढ़ा रहा हूं, बताओ। कैपिटलाइजेशन ऑफ रिजर्व कुछ होता है यार, रिजर्व को कैपिटलाइज कर देते हैं। आपको पता है कि रिजर्व को आपको ट्रांसफर करना पड़ता है किसी एक अकाउंट में बायबैक करते समय। कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, कभी सुना है ऐसा कुछ? रिजर्व डेबिट होता है, रिजर्व कम होता है, इतना मैं अच्छे से जानता हूँ। खैर सर उतना डीप कोई अकाउंटिंग की बात नहीं होगी सर, हटाओ अकाउंटिंग हटाओ। अब इसका आंसर चाहिए मुझे, कितना था शेयर्स और बुक वैल्यू भी कितना है? 1 लाख इंटू 400 करो, कितना आ गया? 400 लाख। 400 लाख क्या चीज निकला? आज का इक्विटी शेयर कैपिटल की रिजर्व की, दोनों मिलाकर, दोनों मिलाकर ये निकला ना? हाँ, तो सर ये निकला अभी 400 लाख। दिस इज बुक वैल्यू, बुक वैल्यू, हाँ सही है, ठीक, बुक वैल्यू। अब एक बात बताओ कि क्या आप बाईबैक कर रहे हो? कितने शेयर्स बाईबैक कर रहे हो? 25,000। कितने के हिसाब से? 500। तो 25,000 इंटू 500 कितना हो रहा है? 1,25,00,000। इतने के शेयर्स बाईबैक किए, इसकी वजह से आपका क्या रिजर्व भी डेबिट होगा? यस। क्या बुक वैल्यू से मुझे माइनस करना पड़ेगा, या फिर इक्विटी से माइनस कर दो, कहीं से भी बोलो। चार कितना था ये? 400 लाख। 400 लाख में से 1,25,00,000 माइनस करो, 2,75,00,000। डिवाइड किससे करेंगे?
नंबर ऑफ शेयर्स, लेकिन अब 1 लाख नहीं होगा, अब कितना होगा? तो आंसर कितना आ जाएगा? आप 366। मैं बहुत ज्यादा डीप में नहीं जा रहा हूँ, भूल जाओ अकाउंटिंग। बस एक बात रखो, क्या शेयर कम हो जाएंगे? यस। शेयर के कम होने से क्या बुक वैल्यू कम हो जाएगा? हाँ, ठीक है। हाँ, वो मैं लिखवा के करवा देता हूँ। ये भी क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है कि 100%। ये कहाँ कहाँ से क्वेश्चन डाल दिया इंस्टीट्यूट ने, मुझे समझ में नहीं आता। बुक वैल्यू ऑफ एंट्री पूछ के आना। हाँ हाँ, बस सॉल्यूशन करना, सॉल्यूशन। अब मैक्सिमम बाईबैक कितना कर सकते हैं, ऐसा भी कुछ था? 25%। किसका? पर वो 25 25 25 3 बार लिखा हुआ है। हाँ, छोड़ो छोड़ो, अब यार हमारा सिलेबस नहीं होगा। चलो कर रहे हैं, आज खत्म करना इसको। बुक वैल्यू ऑफ इक्विटी नाउ अभी कितना है? 400 लाख शेयर, 400 लाख नहीं, 400 रुपए इंटू 1 लाख, तो बुक वैल्यू अभी कितना है भाई? 400 लाख। ठीक है, यहां तो कोई दिक्कत नहीं है। ओके, एमपीएस कितना है? ईपीएस इंटू प्राइस अर्निंग रेशियो। ईपीएस कितना? 25 इंटू 20, तो कितना आ गया? 500। अब आप कितने रुपए का बाईबैक कर रहे हैं? कितना शेयर्स? 25,000 शेयर्स, कितने के हिसाब से? 500। तो बोलो कितना? 1 करोड़। ऐसा लिख सकते हैं ना, 400 लाख 125 लाख, 1 करोड़ 25 लाख को। तो बताओ बुक वैल्यू आफ्टर बाईबैक। हाँ, 275 लाख। कैसे आया मालूम है ना? 400 माइनस 125 और नंबर ऑफ शेयर्स आफ्टर बाईबैक 75,000। 75,000 को कैसे लिख सकता हूँ लैक्स में? 0.75 लैक्स। बताओ बुक वैल्यू पर शेयर कितना है? 366 दिक्कत क्या है यार, मैं ना बहुत इस मामले में फंसा हुआ हूँ, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन क्यों नहीं कर सकता। क्योंकि एक बात बताओ, बुक वैल्यू पर शेयर कितना है? 400। एग्री। और नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं? 1 लाख। ठीक है, अब नंबर ऑफ शेयर्स कितने हो जाएंगे बाईबैक के बाद? 75,000। तो यार बुक वैल्यू पर शेयर तो ठीक है यार, इसमें क्यों चेंज कर रहे हो? नंबर ऑफ शेयर्स ही तो कम हो गए ना, तो 400 इंटू 75,000 कर दो, काम खत्म। ऐसा लग रहा होगा आपको। अगर अगर आप कॉन्सेप्चुअल बात करो तो सर ये क्यों घटा रहे हो यार? बुक वैल्यू में से ये कैश क्यों घटा रहे हो? कितना घटा रहा था मैं? 125 लाख क्यों घटा रहे हो? आप ऐसा करो, 1 लाख की जगह कितना कर दो? 1 लाख की जगह कितना हो जाएगा? 75,000। बुक वैल्यू में तो चेंज ही नहीं हो रहा है। कुछ बच्चों को ऐसा लग रहा होगा, पर आपको नहीं मालूम एक शब्द है ना यहाँ, प्रीमियम ऑन बाईबैक। क्या होता है प्रीमियम ऑन बाईबैक? जब जितने का भी शेयर होगा, मान लो 400 रुपए का शेयर है, उसके अलावा जो एक्स्ट्रा पैसे देते उसको प्रीमियम ऑन बाईबैक बोलते हैं, और उसको राइट ऑफ करना होता है। और जब हम उसको राइट ऑफ करते हैं तो हमारा रिजर्व भी तो कम हो जाता है। और ये किस किस को मिलाकर बना है?
ये दोनों को, इक्विटी को और रिजर्व। पर बहुत जोरदार ढंग से अकाउंटिंग में मैं घुसना नहीं चाहता, ठीक है। तो ये सिंपल था, आने के चांसेस बहुत कम होते, पर फिर भी आ गया तो हम कर लेंगे। सर आज कितना, अच्छा लिखना था क्या? बाप रे बाप, और कितने क्वेश्चन है उधर? 4। 5 और है, मतलब कल और ले, क्योंकि एक क्वेश्चन उधर भी छुड़वाया हूं मैंने, वो बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है और इतना अच्छा क्वेश्चन है कि उसको कोई कर ले तो मैं, मतलब कॉपी पेस्ट तो कोई भी कर लेता बुक से, वैसे नहीं, लॉजिक के साथ करोगे ना तो इतना मजा आएगा। वही क्वेश्चन सीए फाइनल में भी अच्छे से, फाइनल के टीचर की बैंड बज गई इस क्वेश्चन में, वो आपको डाला है, ठीक है। तो कल करेंगे, अभी एक आध क्वेश्चन और करते हैं। चलो 45, ये क्वेश्चन आप कर सकते हो। मुझे बस ये बताओ, ये प्रोबेबिलिटी क्या होता है? प्रोबेबिलिटी मतलब कोई तो शब्द है, प्रोबेबिलिटी होता क्या है? हम्म, एक 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 सिंपल सी बात बोल रहा हूँ, काम आने वाला है। किसी बच्चे का आंसर देना, 9वीं क्लास में 9th में 80% आया था, 10th में 82 आया, 11th में 79 आया, 12th का एग्जाम दे रहा है। सीए होता तो चलो अलग बात है, 12th का एग्जाम सीए होता तो फेल भी हो सकता है, कुछ नहीं कह सकते, 12th का एग्जाम दे रहा है। और 12th में मैं कह रहा हूँ कि 33% आएगा, गलत है। लगभग कितना आएगा? जो मैंने 3 डेटा दिया है उसके का क्या मार लोगे? एवरेज, एवरेज करोगे तीनों को, सपोज एवरेज करने पे आ रहा है कितना? 80.33%। ये 80.33% पास्ट का कि फ्यूचर का? फ्यूचर का, कसम खा लो फ्यूचर का। किसको लेकर बनाया? पास्ट का, ठीक है। अब यार कॉन्सेप्ट है, बस समझना कि यार रिलायंस कितना कमा कर देगी, कोई बता सकता है? नहीं, कुछ ना, क्या हर चीज का अनुमान, हर चीज का अनुमान लगा सकते हो? कैसे? पास्ट का देखकर, है ना। और या फिर दूसरा और तरीका है, दूसरा तरीका सुनना, इकोनॉमी को देखकर, अभी जो इलेक्शन हुआ है उसको देखकर क्या लगता है कि इकोनॉमी क्या होगा? सर ये पॉलिटिकल पार्टी बीच में मत डालो अभी, ठीक? मैं कह रहा हूं क्या लग रहा है कि इकोनॉमी क्या होगा? आप तो बोल नहीं पाओगे, पर एक कागज दे रहा हूं, चुपचाप से लिख कर दे सकते हो ना। अभी सबके सामने बोलना ठीक नहीं लगेगा, मैं आपको इसमें ऑप्शन दे रहा हूँ, सुनना ध्यान से बेटे, प्लीज प्लीज ध्यान से बताओ। इकोनॉमी बूम रहेगा, या फिर नॉर्मल, या फिर बर्बाद हो जाएंगे? डायरेक्ट नहीं बोलना है, मैं पर्ची दूंगा, उसमें 3 ऑप्शन लिखे रहेंगे, आपको टिक करना है। और ऐसा मैंने सर्वे करवाया और 1000 लोगों से करवाया, उसमें से 600 लोग बोलते बम, देख लेना क्या होने वाला है। और सर 300 लोग बोल रहे हैं नॉर्मल, और 100 लोग तो बहुत गुस्सा थे, डूब जाएगा। तो टोटल कितना हो गया? कितने लोगों ने बोला? 1000 लोग। कितने प्रतिशत लोगों का, प्रतिशत समझ रहे हो ना, परसेंटेज, कितना परसेंटेज लोगों का कहना है कि इकोनॉमी जाएगा, बढ़ेगा? 60% को मैं 0.6 लिख सकता हूँ, और इसको क्या लिख सकता हूँ, और इसको 0.1। हम इसको वेट बोलते थे, यहाँ हम प्रोबेबिलिटी बोल रहे हैं। 0.6 प्रोबेबिलिटी है कि इकोनॉमी का क्या जाएगा? बूम। और इकोनॉमी बूम रहेगा तो रिलायंस कितना कमा कर देगा? मैं कह रहा हूं 15%। और नॉर्मल में रिलायंस कितना कमा कर देगा? 10%। और यहां कितना? 2%। चलो सीए साहब आंसर दो, बताओ फ्यूचर में रिलायंस क्या कमा कर देगा? 15 भी कमा सकता है क्या? 10 भी कमा सकता है क्या? हाँ। 2 भी कमा सकता है कि? हाँ। मैंने कहा 3 आंसर नहीं, एक ही बताओ, एवरेज करके बता दो। एवरेज कर सकते हो? एवरेज का मतलब यहाँ कौन सा? सिंपल की वेटेड? वेटेड, ये तो पक्का है ना यार, क्योंकि ज्यादा लोग ये बोल रहे हैं, तो वेटेड एवरेज हमको आता है।
15 इंटू 6.6, 10 इंटू 0.3, 2 इंटू 0.1, बस यही है। मैं आपसे ये समझाने की, ये प्रोबेबिलिटी है आपको बहुत जबरदस्त ढंग से, ठीक है, ओके, ठीक है। तो क्लास खत्म करने से पहले एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, अभी तो टाइम है वैसे। पढ़े एक बार। HM लिमिटेड, ये इसका फेवरेट नाम है इंस्टीट्यूट। HM लिमिटेड listed on Bombay Stock Exchange, which is currently been evaluated by Mr. A on the certain parameters. पहला क्या बोल रहा है, पढ़ के बताओ। कंपनी जनरली गिव्स अ क्वार्टरली इंटरिम डिविडेंड, 2.5 रुपए पर शेयर इज द लास्ट डिविडेंड डिक्लेयर्ड। डिविडेंड कितना है? डिविडेंड, ये डिविडेंड D0 होगा कि D1 होगा? D0 कितना? दस है ना यार, हमको तो पूरे साल भर का लेना है। ये एक दिमाग है, यहाँ नहीं चलता, मैं सीरियसली बोल रहा हूँ, यहाँ दिक्कत होती। हम 10 नहीं लिख पाते, हम 2.5 रुपए से निपटा देते। ये बहुत अच्छा। और नंबर बी, द कंपनी सेल्स आर ग्रोइंग कितना परसेंट? 20% ऑन अ 5-year कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट। ये कब का ग्रोथ है, फ्यूचर का कि पास्ट का? द सेल्स आर ग्रोइंग बाय 20% ऑन 5 year, 5 year का लिया है हमने कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट। मतलब यार हम ये मान के जो पास्ट में हुआ है वही फ्यूचर में होगा, तो ये कितने साल का डेटा लिया हमने? 5 साल, वही ग्रोथ रेट होगा। However, the company expect the following retention amount and their probability dependent upon cash requirement for the company. Rate of return कितना दिया है? 10% जनरेटेड बाय द रेट ऑफ रिटर्न। 10 पता नहीं क्या चीज बोल रहा है। अब सुनो यहाँ, रेट ऑफ रिटर्न इज 10% जनरेटेड बाय द कंपनी। प्रोबेबिलिटी दिया है, रिटेंशन रेशियो दिया है, और आगे भी दिया है क्या? नहीं। क्या मुझे एक्सपेक्टेड रिटेंशन रेशियो बता सकते हो? एक्सपेक्टेड बी रिटेंशन रेशियो चाहिए। क्या 50% भी हो सकता है? इस बात की प्रोबेबिलिटी 0.3। क्या 60% भी हो सकता है? इस बात की प्रोबेबिलिटी 0.4। तो मुझे एक्सपेक्टेड बता सकते हो क्या? एक्सपेक्टेड मतलब वेटेड एवरेज। एक बार कैलकुलेटर में करके बताओ। 50 इंटू 0.3 एम प्लस 60 इंटू 0.4 50 54। आधे से बच्चे लिखेंगे ही नहीं, ऐसा जवाब आएगा तो। या 54 भी कहीं आता है क्या? ये आ गया बी। अच्छा, ग्रोथ रेट निकालने का फॉर्मूला था बी इंटू आर, है ना? एक ये भी तो फॉर्मूला है, बी इंटू आर। आर दिया हुआ है आगे। हद हो गई। आर एफ कितना? यही भूल जाते थे यार। मतलब यार कहीं भी कुछ भी डाल रहे हो, गलत बात है। आर एफ दिया है, और क्या दिया है? बीटा, और रिस्क प्रीमियम में दिया, मतलब आर एम माइनस आर एफ। इससे कुछ निकल सकता था? और बताओ, बचपन में हम इससे के ही निकालते थे। यू आर रिक्वायर्ड टू हेल्प, मिस्टर ए को आप हेल्प कीजिए, और कुछ नहीं, गॉर्डन मॉडल से P0 निकाल लीजिए। और P0 को निकालने का फॉर्मूला है D1 डिवाइडेड बाय K माइनस G। आरटीपी वाले को शर्म आनी चाहिए, मतलब यार कहाँ से क्वेश्चन खोज के निकाल लिया इतना बड़ा। D0 किसी ने निकाल कर बताया था, 2.5 रुपए इंटू 4, 10। यहाँ गलती हो सकती है। अब सवाल है ग्रोथ, ये वाला ले लूं कि ये वाला लूं? नीचे वाला, ये पास्ट का, 5 साल का। हम अगर हमें बी इंटू आर नहीं देते तो हम ये वाला ले लेते, पर बी इंटू आर करने से कितना आया? नहीं, ये आया 54%। आर दिया है क्या? 10। 54 इंटू 10%, 5.4 आएगा शायद। 5.4 ग्रोथ रेट आ गया। तो सर ये आ गया 1.054 के। तो आप एक्सपर्ट हो। केपीएम, आर एफ,
ये दिया है प्लस RM माइनस RF ये दिया है, बीटा कितना दिया 1.2, मतलब 0.0885 माइनस 0.054। एक बार बताओ इसका आंसर क्या आएगा। और आंसर क्या दिया हुआ, बेहतरीन क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन आ जाए ना, इसको कहा जाता पेपर। कहा हम वॉल्टर 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 क्वेश्चन ऐसे आ गया, लो देखा देखा भी नहीं लगेगा आपको। गॉर्डन से पता लगेगा तो एटलीस्ट फॉर्मूला तो लिख ही लेंगे। तो अगर 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 हम, क्योंकि हमने ना यहाँ से पढ़ते हुए गए, अगर हम सीधा लास्ट में पढ़ते तो हमको अंदाजा हो जाता कि हमें क्या क्या चीज चाहिए। इसलिए ना क्वेश्चन को ना लास्ट में पहले पढ़ लो क्या चाहिए, और रिक्वायरमेंट पढ़ने के बाद शुरू से पढ़ते। तो गॉर्डन जैसे ही पढ़ते ना तो आपके मन में आ जाता कि ये तो हमको करना है। बट अगर यहाँ दिमाग चलता तो दिमाग चलता, जल्दबाजी कर लेते ना, इसको आप D0 इज इक्वल टू 2.5 ही लेते, क्वार्टरली आप पढ़ नहीं पाते एक ये, तो जैसे तैसे D1 निकलता। अब चाहिए KE तो 100% KE निकाल लेते, मैं इतना तो विश्वास करता हूँ कि KE तो निकाल ही जाता। अब बचा G, अब G एक तो ये है, और यहां से आप ये तो समझ गए थे रिटेंशन रेशियो शब्द दिया है, तो ये तो समझ गए थे कि यार ग्रोथ का चक्कर है, और ग्रोथ बी तो आपको दिख ही गया था, बी मतलब बकाया नहीं बचाया, बचाया ये तो पड़ा, और आर बी तो यहां से ग्रोथ भी निकाल लेते। अब सवाल है क्या प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करके एक्सपेक्टेड निकाल लेते, ये एक नई चीज मिल जाती। क्वेश्चन में एक आध जगह गलती होती, पर एक आध जगह गलती का सवाल ही नहीं है, एक ही लाइन का तो क्वेश्चन था, आंसर था। तो ये सारी चीजें हैं। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, इसको करेंगे या होमवर्क, डिस्कशन हो गया, होमवर्क कर सकते हैं। हाँ क्लास वर्क में करना ही पड़ेगा भाई, होमवर्क है क्लास वर्क कॉपी। बट ऐसे क्वेश्चन ही बाकी लोगों से अलग करेंगे हम लोगों। ये तो हो ही नहीं सकता कि आपसे ना बने। एग्जाम में आया था मई 2023, और इसमें रिक्वायरमेंट पढ़ने की जरूरत है ही नहीं। मैंने कहा था क्वेश्चन के सबसे पहले किस में देखना, लास्ट में, कि क्या रिक्वायरमेंट, यहाँ 5-6 ठो दे दिया सब रिक्वायरमेंट। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या रिक्वायरमेंट पढ़ोगे, ठीक? तो पहले क्या दिया है, ई प्राइस अर्निंग रेशियो दिया भाई, तो उससे के ही निकलता है, तो करो 1 डिवाइडेड बाय 12.5, 8% आ गया हमारा के, और ये आर दिया है, आर दिया है 12%, तो इसकी मदद से हमको मालूम है ये वॉल्टर, ऐसा लग रहा है। और वहां मार्केट प्राइस भी दे दिया। हे भगवान, अगर मार्केट प्राइस दिया है, याद करो, अगर इधर मैंने मार्केट प्राइस दे दिया था तो ऐसा कुछ था जो आपसे नहीं बन रहा था, डिविडेंड पे आउट रेशियो, वही पूछा है, ठीक। फिर इस पे खुश नहीं हुआ, ऑप्टिमम मतलब आर और के, आर ज्यादा है, उसके हिसाब से मार्केट प्राइस निकालना। फिर आर बराबर के, ये भी ये वाला पॉइंट भी किया हम लोगों ने, जो प्राइस अर्निंग रेशियो आप निकालोगे ना, आर बराबर के,
उसके हिसाब से फिर जब आर बराबर के ही आएगा तो उसके हिसाब से वापस आपको क्या निकालना है, मार्केट प्राइस। बस ये बाकी था। डिविडेंड ग्रोथ भी लगा दो बोल रहा है, जब इतना कर रहा है तो D1 डिवाइडेड बाय के माइनस जी। गॉर्डन डिविडेंड ग्रोथ मतलब गॉर्डन मॉडल। ठीक, होमवर्क ये भी पी रेशियो क्यों लगेगा हमको, वॉल्टर में तो गॉर्डन 1 डिवाइडेड बाय पी रेशियो, मार्केट प्राइस ऑफ शेयर यूजिंग डिविडेंड ग्रोथ मॉडल। हर एक पॉइंट को इंडिपेंडेंटली लेना पड़ेगा। 8%, फिर 8%, ठीक है ना। डिविडेंड भी निकल जाएगा ना आपसे, डिविडेंड कैसे निकलेगा भाई। डिविडेंड कैसे निकलेगा, अच्छा पहले इसको लेकर डिविडेंड पे आउट रेशियो निकालेंगे तो हमारा D1 निकल जाएगा, और इसी में मतलब ये मेन क्वेश्चन का हिस्सा हो गया, क्योंकि ये क्वेश्चन का हिस्सा 130 रुपए, और इसी D1 को फिर यहाँ रख देंगे। कोशिश करना, नहीं तो कल की क्लास हमारे पास रिजर्व है, कल बनाएंगे इसको। और एक दो मॉडल भी है, एक है लिंटनर, ग्राहम एंड डोट, जो कभी कभी पूछा जाता है पर मैं हमेशा पढ़ाता हूँ। तो ग्राहम एंड डॉट मॉडल है, लिंटनर है, ट्रेडिशनल अप्रोच एक्चुअली। अच्छा है क्या उसमें, एग्जाम में भी आया होगा। दो बैंड बज गए बच्चों के, ये भगवान ये नया कहाँ से आ गया आदमी अभी तक तो 3 चल रहे थे पिक्चर और ग्राम एंड डॉट पढ़ लिया, ये कहाँ से आ गया। स्टडी मैट में है भाई, लिंटनर है। हाँ इंट्रिंसिक वैल्यू तो सिंपल है, वही इंट्रिंसिक वैल्यू मतलब यार जो डिविडेंड मिलेगा उसका प्रेजेंट वैल्यू निकाला था ना हमने शेयर्स का। हाँ मल्टीपल ग्रोथ, और उससे कंपेयर वही इंट्रिंसिक वैल्यू। मल्टीपल चॉइस को आंसर मैं दे दूंगा, ऐसे ये वाले क्वेश्चन नहीं है आपको तो केस स्टडी बेट क्वेश्चन में करवाऊंगा, एमसीक्यूज में पूरा करवाऊंगा, ठीक है। नहीं छोड़ सकते, 15 नंबर मायने रखते हैं हमारे लिए। तो कल एक काम करते हैं, बड़ी मुश्किल से 2-3-4 क्वेश्चन होगी, पर वो एक क्वेश्चन उधर भी छूटा, और मेरे ख्याल से कॉस्ट ऑफ कैपिटल चैप्टर में मैंने एक क्वेश्चन छुड़वा रखा है कि डिविडेंड में करवाऊंगा, मुझे मालूम है। तो वो इतना काम रह जाएगा, कल हमारा कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी पैकअप है और ये वाला भी पैकअप है। 2 चैप्टर पूरी तरह से कुछ छोड़ा नहीं है बीच में, हालांकि मैं छोड़ सकता था कि इसको वहां करवाऊंगा, पर अब कुछ नहीं छूटा, सब खत्म। और परसों से मतलब मंडे से टाइम बढ़ाएंगे, कल सैटरडे देखते हैं क्या सीन है, मंडे से पक्का टाइम बढ़ने वाला, ठीक। हाँ